स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरे स्टूडेंट मीटअप में। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं IAS विवेक केवी सर। See, one of the most important thing why we come to the exam is the diversity of work, right? If you are someone, I hope everyone is like that, कि हमें अच्छा लगता है कि और लोग हमारी वर्क की तारीफ करें, and that is this job. People, you have a lot of respect here, you have a lot of opportunity to work. You are used to travel 25 किलोमीटर for going school और आप विलेज से हैं। ये जर्नी कैसी थी आपकी पढ़ाई लिखाई? जैसे 3 घंटे 4 घंटे अगर स्कूल जाने के लिए अब सोचने पर लगता है कि that was very difficult. My school was like 20 kilometers away from my house. So this is because my mother has a significant role to play in it. So she decided she wanted to educate me in the best school possible in that district. That's the maximum she can give. So that was 28 kilometers away. So one thing that this gives you, some amount of understanding of the amount of time you have, right? कि कितना time आपके लिए है पढ़ने के लिए, and how would you maximize that utilization? So this time management which I did in childhood somewhere came back to me. I understood, भाई इसको करना है. Initially, nobody thought of like with work and weekends preparation was extremely difficult. I did not have an issue at all with it because my life has been that only. वे गाड़ी पे पढ़ो, ट्रेन पे पढ़ो, बस पे पढ़ो, कोई टेंशन नहीं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. There are people judging you. That's the world, यार. जज तो करेंगे ही करेंगे. आप कुछ भी कर लो, तो करने दो ना. आप तो IAS बनने वाले हैं, करने दो. तो हम लोग एक और सेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि आप लोग ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं। उसकी वजह है कि शशांक, अमित, कपिल, आप लोग इन 3 लोगों से शायद जितने लोग हैं वैसे बैच कोऑर्डिनेशन हुआ है जिसमें तीनों लोग से पढ़ चुके हैं और आपको शायद इतना अच्छा फील हुआ है कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हम इस तरह से ऑनलाइन कोर्स करेंगे, लगेगा जैसे आप 1-to-1 पढ़ रहे हैं। तो शायद ऐसा हुआ है, तभी आप लोग इससे ज़्यादा जुड़े होंगे। अदरवाइज नहीं जुड़े रहते। सिर्फ एक स्क्रीन से कोई नहीं जुड़ सकता। जुड़ता है अगर कोई फैकल्टी से, कोई अपने टीचर से, कोई अपने मेंटोर से, तो वैसे जुड़ता है जैसा दिख रहा है और ये वाकई लाजवाब। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले तो हमारे शानदार फैकल्टीज को। शशांक जिस तरह से पढ़ाते हैं, मैंने भी इनकी एक क्लास ली और अमित को क्या कहना है? अमित जैसे स्क्रीन पर जाते हैं फिर वो सिर्फ अमित ही की बात होती है। इनकी क्लास मैंने नहीं की है लेकिन रोज इंटरेक्शन होता है, रोज ये हम लोग के बीच खिंचाई चलती रहती है ज्योग्राफिकल टर्म। तो ये कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी के थ्रू ही बात करें सारी। बट मुझे ये फील होता है कि हमारा जो पूरा लाइनअप है, जो फैकल्टीज हैं हमारे, वन ऑफ द बेस्ट लोग हैं और अपने सब्जेक्ट पर ही नहीं। सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जब आप बहुत प्रोफेशनल वे में पढ़ाते रहते हैं तो आप सिर्फ सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो। आपका पूरा ओरिएंटेशन जो रहता है आपके कोर्स, भाई काम की बात हुई चलो खत्म करते हैं, ये ऐसे लोग नहीं। ये वो लोग हैं जो आपके किसी वैसी प्रॉब्लम में जिसमें आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें आपको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैंने कई बार फील किया है, मैं क्लास भी देखता हूँ जब इन लोगों की, तो मुझे कई बार फील होता है ये वो लोग हैं जो आपको कहीं से भी नहीं छोड़ते। वो फील कराते हैं जैसे आप इनके छोटे भाई बहन हो और आपको लास्ट तक ले के जाने में जितनी भी बातें हो सकती हैं, जहाँ भी सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है और जिस तरह की, वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, तो ये लोग उसको कराते हैं। और ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि UPSC के जितने भी धुरंधर आप लोग बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शानदार है और उनके लिए डिज़ायर्ड है, होना चाहिए ऐसा। इस तरीके के मेंटोर होने चाहिए या फिर इस तरीके के आपके टीचर होने चाहिए जो आपको पकड़ के रखें, बताते रहें कि बेटा घबराना मत, लंबा है रास्ता, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम लोग भी उसी से गुजरे हैं। और अमित को तो खैर एक्सपीरियंस बहुत लंबा है।
तो हम लोग बैठते हैं और मैं थोड़ा सा कुछ सवाल इनसे पूछूंगा। ज़रूरी है सवाल कुछ पूछने, लेकिन ज़्यादातर आप लोग पूछेंगे। आप लोग को जो भी सवाल पूछना होगा आप हाथ उठाएंगे, ठीक है। अभी आपने कुछ लोगों से पढ़ाई नहीं की है और आप जानते हैं, जिसमें अंकित सर बैठे हुए हैं। रोज भी अपनी पढ़ाई नहीं की है, बाकी तो रोज जो सबसे तेज खबरों को लेकर आते हैं और सबसे अच्छे एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों। ये जो ताली थी ना, ये बता रहे थे कि बस आए नहीं है सर अभी, हम लोग तो आ ही गए हैं, ठीक है। यूट्यूब देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों में ही सारा राज छिपा हुआ है। जैसे ही ये आवाज आती है नमस्कार दोस्तों, लोग पहचान जाते हैं किसकी आवाज है। आइए शुरू करते हैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लूंगा। वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड कोई भी आ जाए, कोई भी हैंड रेज करे और माइक उन तक पहुंचाइए और आप किससे सवाल आपका है ये बताइए और सवाल कीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, जैसे जो क्वेश्चंस हैं मेंस के रिगार्डिंग, ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्टली, जो टॉपिक्स में जो क्रक्स है वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों में बहुत ढूंढना पड़ता है या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनसे कैसे करें? देखो यार, व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये मान रहे हो कि व्हेन यू विल बिकम आईएएस और उसके बाद एक लेविश लाइफ होने वाली है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। क्योंकि हम एक इंडिया की कंट्री जो है, बेसिकली इंडिया एज ए कंट्री जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। ओवरऑल इकोनॉमी वाइज सर बताते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, बट स्टिल पर कैपिटा रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं। उसका मतलब ये होगा कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तब भी आपको कम रिसोर्सेज के साथ में डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपकी जॉब में। और ये चैलेंज इक्वली सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी है। बट हाँ, यहाँ आपकी हेल्प के लिए स्टडी आईक्यू है, कंप्लीट टीम है। तो इसमें जब आपका क्वेश्चन आप कोई भी अटेम्प्ट करते हैं, मेंस का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, तो दैट सर्टेन 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक आपको डायरेक्टली पूछा अर्थक्वेक कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ पे आता है, आपने सब कुछ बता दिया उसमें। और वो जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा लीड क्रिएट नहीं करता कैंडिडेट के लिए। लीड तब क्रिएट होती है जब आप ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला कि सिटीज का हीट बाउल हो रहा है, तो किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। आप उसको ग्लोबल वार्मिंग से मैनेज कर सकते हो, उसको अल्बेडो से भी मैनेज कर सकते हो। तो डेफिनेटली अभी आपको रियलाइज करना है ज्योग्राफी को। सिर्फ पढ़ना मोटिव नहीं होता, मोटिव है उसको रियलाइज करना। दैट्स वाई अब आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो सारी चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में भी देखते हैं कि एग्जाम्पल्स, जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हैं हम, तो उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं होता कि वो टॉपिक कहाँ जाके कोरिलेट हो सकता है। बट मैनी मोर टाइम यू फाउंड कि उस टॉपिक का रिलेवेंस यहाँ पे भी था, वो हमें अभी पता लगा। तो आप ज़्यादा रिवीजन करें उस केस में, तो डेफिनेटली आपके जो नोट्स हैं वो आपको सर्व करेंगे, बट रिवीजन आपको सर्टेनली करना पड़ेगा। सर, रिवीजन वगैरह सब कुछ मींस आपका जो बैच 2 का है वो ज्योग्राफी पूरा हो गया है, एंड रिवीजन डेली बेसिस पे लाइक 1 आवर डेली दे रहे हैं। लेकिन सर इसमें जो क्या कहते हैं, जो रिवीजन है उसमें सर क्रक्स से रिवीजन करते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनसे भी पढ़ने में सर उसके अलावा भी कुछ बनाना पड़ेगा। उसके अलावा सर के करंट अफेयर प्रोग्राम को देखते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके करंट ओरिएंटेड भी होते हैं। करंट अफेयर को अभी अप्रोच करने का तरीका आपका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ जब करंट अफेयर में आती है तो सर्टेन टाइम आप उसको अपने स्टैटिक पार्ट से कोरिलेट करेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे। वो चाहे लोकेशनल एस्पेक्ट हो आपका या फिर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हो। आने वाले टाइम पे आपको भी पता है अक्टूबर या नवंबर मंथ के अंदर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम आएगी, तो उस टाइम पे आपको टेम्परेचर इन्वर्जन को भी पढ़ना है, सो दैट यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सर, जैसे अभी ला लीना वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसमें उसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में, और अभी
यहाँ पर पाकिस्तान की जो फ्लड की देख रहे हो। सो ये वाली चीज़ें तो कनेक्ट हो रही हैं, जैसे हीट वेव्स ब्रिटेन में आई, ये भी क्लियर है, बट समटाइम्स कहीं वो रह जाता है। सम टाइम के लिए कभी कभी मुझे वाईटी पे देखने आ जाया करो क्योंकि जो अपडेट्स होंगी सर्टेनली काफ़ी सारे ऐसे भी करंट अफेयर्स होते हैं जिनको मल्टी डायमेंशनल कवर करना जरूरी है। तो स्टडी आईक्यू हमेशा उस मोटिव से काम करेगा कि आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो वाईटी के थ्रू या आपके कोर्स के अंदर एड ऑन करके दी जाएंगी, है ना। सर ऑप्शनल से पूछ सकते हैं क्या? कौन सा ऑप्शन बेटा? PSIR। बिल्कुल। सर ऑप्शनल से बस ये पूछना है सर, जो अभी थिंकर्स चल रहे हैं, अभी सारे उसे कर रहे हैं सर, उसे जो मींस जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी जो इंट्रो हो पा रहा है वो सही हो पा रहा है, लेकिन जो बॉडी पार्ट हो पा रही है वो नहीं हो पा रहा है। आपको टेक्निक सिखाई जा रही है, राइट? सो अभी हमने इंट्रोडक्शन पर काम किया है कि व्हाट इज द वे टू इंट्रोड्यूस। तो टेक्निक्स आपको पता लगी ना। बॉडी लिखने की भी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना होता है। लाइक दो कीवर्ड, लेकिन वो कीवर्ड मतलब क्या निकाल रहे हैं। अगर आपने लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन आपने देखा था जिसमें मैंने बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल की बात की थी, तो एक तो होता है जनरल लिख देना, लेकिन हमने डिटेल्स में गए थे और वहां पे आपको कई सारी बारीकियों का पता लगा था जिससे स्कोर किया जा सकता है। तो वहां पर आपको ये सीखने के लिए मिला कि इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू कवर बॉडी पार्ट इनिशियली, क्योंकि आप सीख रहे हो थिंकर्स को, मजा आ रहा है आपको, एक एक आइडिया को सीखते जा रहे हो, लेकिन आपने देखा कैसे हमने उसको दूसरे आइडिया से इंटरलिंक करा। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, जो मॉडल आंसर आपकी एक्सरसाइज हो रही है प्लस हैंड रिटन नोट्स में आपको दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी लर्निंग की वो होती है अंडरस्टैंडिंग। तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। सेकंड स्टेज होता है एनालिसिस। अब आप इंटरलिंक कर पा रहे हो, हाँ एनालिसिस डेवलप हो रहा है, राइट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप जाते हो क्रिएशन पे। यानी क्रिएशन का मतलब अब आप ऐसे आंसर्स क्रिएट करोगे जो एक्चुअली आपको मार्क्स देंगे, राइट। उसी के लिए हमारी मॉडल आंसर एक्सरसाइज है, राइट। तो हैव पेशेंस, अंडरस्टैंड द टेक्निक एंड यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। सर जैसे ज्योग्राफी अभी हो चुका है पूरा, उसका रिवीजन करना है जी। अभी सर, PSIR चल रहा है एंड वो पॉलिटिकल चल रहा है जी। सो इन सबको कैसे रिवीजन करना है सर? 3 स्टेज रिवीजन है। R1 का मतलब होता है जस्ट आफ्टर क्लास। ये वो रिवीजन होगा जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली मिस दैट। लगता है कि ठीक है अभी कवर हमने कर लिया ना, सब कुछ पता है, लेकिन जस्ट आफ्टर क्लास रिवाइज करोगे सबसे कम टाइम लगेगा। ये R1 है। मैंने आपसे कहा था कि वीकेंड को रिवीजन के लिए रखिए, एक दिन एटलीस्ट रिवीजन के लिए रखिए। उस दिन आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर बड़े स्ट्रक्चर में आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, राइट। तो जो R2 है आपका वो कंसोलिडेशन एक्सरसाइज है, यानी कि जो आपने सीखा है पूरे हफ्ते उसका निचोड़ देख लीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे हफ्ते मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर लगता है कि शायद हम भूलते जा रहे हैं, और उसकी वजह से फिर मेहनत भी करनी छूट जाती है, फिर गिल्ट वाली फीलिंग आने लगती है। तो वो इस वजह से नहीं आ रही कि यू आर एट फोल्ड, यानी को कुछ कमी है आप में, कमी नहीं है, एक तरीका है, उसको पकड़ना है और आगे बढ़ना है। ये R2 है आपका। और R3 है कि मंथ के एंड में अगर आपने इन 3 एक्सरसाइज को कर लिया तो आप देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव एक्सरसाइज पर जो आपका टाइम है वो कम होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और फिर आपने देखा कि टेस्ट आपके हो रहे हैं, जैसे अभी बैच 1 को पता होगा पॉलिटी टेस्ट आपका होने वाला है, राइट। सर हमारा ज्योग्राफी होने वाला है। हाँ, आपका ज्योग्राफी होने वाला है। तो यानी कि वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो आपने अब तक रिवीजन नहीं किया था, अगर किसी का छूट गया हो तो गिल्ट वाली बात नहीं है, अब मौका है, अपना 100% दो, उस टेस्ट में परफॉर्म करो, राइट। तो इस तरीके से यू विल फील कॉन्फिडेंस कि हाँ आप जर्नी ठीक चल रही है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक्स फॉर आस्किंग। इसी बीच में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। 10 के करीब गिव अवे हैं हमारे पास आपको देने के लिए। 10 सवाल मैं पूछूंगा, अलग अलग लोग, एक बार जिसको मिल गया वो दोबारा नहीं आंसर देगा। बेसिक सवाल हैं और आपको एक एक गिव अवे दिया जाएगा 10 सवालों के। 10 गिफ्ट्स हैं आपके लिए, और सवाल ऐसे हैं कि जब मेरे पास सवाल पहुंचे तो मुझे लगा कि इनको मैंने ट्रैप प्रैक्टिस कराए हैं, तो ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। मतलब अगर आपको नींद में उठा के कोई पूछ ले तो वो भी आप बता दो, मतलब ऐसे सवाल हैं, तो बी अलर्ट। और ज्योग्राफी के लिए आए तो अपने कॉन्सेप्ट हैं, रिवीजन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से आंसर देना, सारे आंसर ज्योग्राफी के आपको गिफ्ट ही दिलाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे फैकल्टीज की इज्जत उसमें दाव पे लग जाएगी। बेसिक मैं आपके सर के पास आता हूँ। सबसे अभी जो बातचीत हो रही थी कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और मेरा तो तजुर्बा है, आपका भी रहा होगा
कि जब रिसोर्स का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो अलमारी में शोभा बढ़ाने के लिए काम आता है। तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, वो दिन कभी नहीं आता कि R1 R2 R3 कम्प्लीटली हो पाए। ये R3 के बाद वाला जो होता है वो नींद में होता है, R4 R5 तो बढ़ते जाते हैं। कैसे टैकल करें? आज के दौर में रिसोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके हैंड नोट्स हैं या फिर हैंडआउट्स हैं या फिर क्लास नोट्स हैं, बल्कि डिजिटल नोट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कई यूट्यूब चैनल्स हैं, कई जगह करंट कवर करना है। क्या किया जाए? बहुत भारी समस्या है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब यहाँ आए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आता हूँ सर सवाल पे जवाब दूंगा, बट आज एक्चुअली मुझे करीब 7:30 बजे आता है। अभी मैं आधा माइंड मेरा यहाँ पर है ही नहीं। मैं 7:30 बजे लगभग सोया। सुबह आज जो हमारे फाउंडर हैं अभिषेक सर का, उनका कॉल आया कि आना ही है, क्या 15-20 मिनट के लिए आओ। आई एम हियर एंड बहुत इतना ज़्यादा प्यार आप लोग देते हो ना कि लाइक इट्स अनबिलीवेबल। पहली बार आई थिंक आप सबसे इतने बड़े ग्रुप में आपसे मिल रहा हूँ। कई बार मार्केट में कई बार मुलाकात होती रहती है, 1-2 बार। मैं उतना ज़्यादा सोशली वो नहीं हूँ, बट हाँ यूट्यूब पे मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो जाती है, वो मज़ा ही अलग आता है। यूट्यूब पर जब कोई टॉपिक आता है, जब मैं कर रहा होता हूँ, वो अलग ही फ्लो में होता हूँ मैं। नॉर्मली शायद वो आप नहीं पाओगे मेरे में। बट अगेन एक जो मैं टिप देना चाहता हूँ आप सभी को, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो एक एलिमेंट होता है ना फन का, वो मत छोड़ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली करना, लेकिन एज अ पर्सन अपने आप को मत भूल जाना। ये बहुत ज़रूरी है। नॉलेज हम सब देंगे, सब तैयारियां चलती रहेंगी, सब होगा, पर ध्यान रखिएगा। आप अभी कितने लोग हैं? 100 लोग आए ना सर? हाँ, आप सोच के देखिए, आप 100 लोग आए हैं, 100 तो सीट भी नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए, आईएएस के लिए। आप सोचो, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। उसके लिए प्रिपेयर करके रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो इस चीज़ को मत, मैं भी तैयारी करता था, बट मैंने इंजॉय किया प्रोसेस को। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने पूरा इंजॉय किया है। परेशानी होंगी, इनफैक्ट मैं ऐसे बताऊं, आप में से कई लोग से बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे को थी, लेकिन मैंने बहुत सोचा नहीं, उतना 1-2 अटेम्प्ट दिया, उसके बाद कुछ ना कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं एनजीओज वगैरह में बहुत ज़्यादा था। वो जो मुझे एक प्रेरणा मिलती थी उससे ना, और ज़्यादा मेहनत करने की, वो अलग ही लेवल था उस समय। इनफैक्ट एक बार तो फ्रंट पेज में पूरे देश के अंदर 10-15 बार ऐसा हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरा एक हाफ पेज में, अगर आप ट्विटर में फॉलो कर रहे हो मुझे, तो हाफ पेज में मुझे किया था, बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड दिया था। तो पता नहीं होता कि कब क्या अचीवमेंट मिल जाता है, उसको उससे आपको क्या जो है सीखने को मिलेगा। तो वो कभी मिस मत करना। मेरा बस यही कहना है, तैयारी करते रहो साथ ही साथ, और कुछ साइड में अपना जो हॉबी है, कुछ तो करते रहना उसको साइड में हमेशा से, ताकि वो आपका ऐसा नहीं है कि कोई टाइम वेस्ट हो रहा है। डोंट थिंक कि वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो साथ ही साथ आपको मदद कर रहा है प्रिपरेशन में। ध्यान रखना, मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो दैट इज वाई एक ये जो चीज़ थी, मैं हमेशा से आपको कहना चाहता था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि जो रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड आई एम श्योर कि जो पहली बार, एटलीस्ट जो पहली बार तैयारी कर रहा है, वो तो पूरा भर लिया होगा। ये इधर लगे होंगे पॉलिटी के कई सारे, इधर ज्योग्राफी के लगे होंगे, इधर इकोनॉमिक्स के लगे होंगे। मुझे तो इतने क्वेश्चन आते हैं कि रमेश सिंह करूं, ये लूं, वो लूं। मतलब क्यों लेना है भाई, क्यों लेना है इतना? एंड ये जो प्रोसेस है ना, ये बाद में धीरे धीरे अकल आती है। मैं भी आपको कितना भी बोल दूंगा, कोई कितना बोल देगा, लेकिन फिर भी आप लोगे, दो अपने दोस्त से सुनोगे उसने ये कर रहा है, तो आपके माइंड में चलने लगेगा, हाँ वो मेरे से आगे निकल जाएगा, लेकिन मुझे लेना है। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। रिमेंबर दिस, जितना लिमिटेड रिसोर्स होगा, उसको जितना रिवाइज कर सकोगे, उतना ज्यादा अपने आप को तैयार रखना उस बेसिस पर। और इसके लिए जो सर ने कहा कि कैसे अपने आप को बचें, तो एक फिक्स कर लो ना, एक कोई जो रेगुलर बुक होती है, स्टडी आईक्यू पे जो लेक्चर ले रहे हो। मेरा एक जो हमेशा तरीका होता था, कुछ भी मैं पढ़ता था, अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, तो मेरे पास एक पूरा जो है ना 10 शीट होती थी मेरे पास, लगभग 8 से 10 शीट हर एक सब्जेक्ट का बन जाता था। और उसमें क्या होता था कि एक छोटे छोटे में एक हेडलाइन लिख देता था। पूरे साल भर मैंने जो भी प्रिपेयर किया, एक उसका छोटा सा टॉपिक लिख दिया, और जैसे ही एग्जाम आ रहा है, उसके 1 महीने पहले से मैंने स्टार्ट किया इसको देखना कि ये टॉपिक मुझे पता है, ओके ये टॉपिक पता है, ये पता है, ये पता है। तो उससे क्या है ना कि पूरा साल भर का आपका कवर अप होता रहेगा, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी पे ही फोकस करना है। रिमेंबर दिस, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। हाँ, 2-3 प्रिपरेशन हो गया, मान लो जैसे कि पॉलिटी का लक्ष्मीकांत आता है, अगर वो कर लिया, उसके बाद कौन सा डीडी बासु आता है ना, कौन सा, हाँ, तो और थोड़ा अपना हायर थॉट करना है, उधर जाना है, तो 1-2 प्रिपरेशन के बाद जा सकते हो, क्योंकि वो आपका प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन पहला 2 अटेम्प्ट है, लिमिट योर रिसोर्सेज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ध्यान दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए पहला सवाल ले लेता हूं मैं, ठीक है?
अंकित सर से जो अभी हमने लिया तो उसमें एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा. सर ने कहा अपने आप को मत भूल जाना. डीएफ के टाइम पे ऐसा भी होता है, द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जब आफ्टर प्रीलिम्स आप भरते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर हॉबी क्या भरें. ऐसा होता है. तो फिर और ये बेसिक सा डाउट है कि यार कभी कुछ ऐसा हमने किया ही नहीं. हॉबी का मतलब क्या होता है भाई, जो आप फ्री टाइम में करते हो. और फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं. हमें लगता है कि अपने आप को क्लोज करना दैट इज़ यूपीएससी, राइट. बट ऐसा नहीं है. कितनी बार अमित सर ने आपको शेयर किया है अपनी जर्नी में कि मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद कर देना है, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो यू हैव टू वर्क इन द सिस्टम. तो यू शुड नो कि सिस्टम कैसे चलता है, राइट. तो क्या सर कुछ प्रोग्राम हमारा ऐसा भी है कि कुछ लोगों का जो टैलेंट है उसको हम यहाँ पर मौका दें? ठीक है, तो अपना इंतजार करिए. ठीक है, आपका टाइम आने वाला है. पहला मौका दे ही देते हैं. कोई गाना हाँ बिल्कुल. गुड, वहाँ माइक दीजिए. वाइब चेंज होनी चाहिए प्लेस की, राइट. क्लास तो रोज होती है. और किलोर सर सालसा बहुत अच्छा करते हैं, एक बार बता रहे थे. तो लास्ट में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. बट ओनली ऑन स्टूडेंट डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हाय और टीचर्स को गुड आफ्टरनून. यू आर ऑन स्टेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हेलो, जो भी मेरे फेलो बैचमेट्स हैं, और टीचर्स को गुड आफ्टरनून. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. तो यस, आई एम अ म्यूजिशियन. अमित सर का फेवरेट गाना? बेटा फेवरेट गाना नहीं कोई है, मैं तुम लोगों से ज्यादा नर्वस हूँ. तो जो तुमको ध्यान नहीं आ रहा मुझे उससे डबल नहीं आ रहा है. ठीक है. इनफैक्ट अमित सोच रहे थे अभी कि कहीं मुझसे हॉबी ना पूछे. मेरे वाली पता है. ठीक है, मुझे पता है. सर की रील से कोई गाना उठा सकते हैं, अच्छे लगाते हैं. जी आप पसंद से अपनी कोई हिंदी का, कोई भी अपनी पसंद का, एनीथिंग, चूज एनीथिंग. कम ऑन, वी ट्रस्ट इन यू. वी ट्रस्ट इन यू. ओके. तो बिकॉज आई एम अ शाहरुख खान फैन, तो ये गाना गाती हूँ मैं, फ्रॉम माय नेम इज़ खान. रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से नैन तिहारे. नाउ आई नीड क्लैप्स. ओके. अरे बीट की तरह. तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे. अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना मैं चैन करूं. थैंक यू. सबके सामने क्या करना, अपना प्रमोशन कर सकते फॉलो करना है इसको इंस्टाग्राम पे. मेरा यूट्यूब है जिया नवश्री, तो आपको गाना पसंद आए तो प्लीज गाने के बाद अब हम लोग आते हैं सवाल पर. पहला सवाल हैंड रेज करेंगे और मैं ऑफ करूंगा, किसी को बोलूंगा करने के लिए, बोलने के लिए. तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि इस जवाब को मैं भी जानता था, ऐसा नहीं. ठीक है. कोई भी एक आदमी जो सबसे पहले मुझे पहले से जवाब दोगे, सवाल तो आ जाएगा. बताओ. नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब में पहले से चीटिंग नहीं करनी है. पहले हाथ पे. पहला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? सही बोल रहा बेटा तू. नहीं था.
मैंने क्लास में यही बता रखा है यार, उसकी गलती नहीं है। ऑप्शन ऐसे ऐसे टीचर भगवान सबको दे ये बच्चों की गलती को अपने ऊपर ले लो। ऑप्शंस हैं ए जालियांवाला बाग, अगली बार से क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट और टफ किए हुए सर ठीक सीधा है, बंदे को उठाओ, उसी से पूछो डायरेक्ट। नहीं बोलना नहीं है, एक आदमी को उठना है और बताना है। ये वाला सवाल कैंसिल है, ठीक है। अगला देखो, आंसर चौरी चौरा है इसका। घर जाके जिसने पहले बताया था जो। आप सिर्फ हैंड रेज करेंगे, मैं एक आदमी को उठाऊंगा और लड़कियों को प्रेफर करेंगे हम लोग, उनको प्रेफरेंस देंगे। आर्टिकल 9 आने से पहले सती हुआ करता था यार। चलिए, सत्य शोधक समाज का संबंध किससे है? सिर्फ हाथ उठाना है। किसने उठा लिया है? ये जो सबसे लंबा हाथ। ठीक है, पहले ऑप्शन ऐसे बताना चाहिए, बताओ। लेकिन ऑप्शन तो मैं दूसरा पूछने वाला था। Yes, it depends on option. ये जल्दबाजी एग्जाम में मत करना। जैसे ही ये करते हैं ना कि क्वेश्चन देखते के साथ, तो होता क्या है कि पूछा कुछ और रहता है और मारते वहीं पर हैं, क्योंकि पहले से सोच रखा है यही होगा, तो उसमें नहीं छूट जाता है, गलत छूट जाता है। ये करना नहीं, मतलब इट्स अ सीरियस कंसर्न। ऐसा नहीं, मजाक नहीं है, सही में ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऑप्शंस हैं, बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन और पंजाब में किसान आंदोलन। ऑप्शन बताइए। सी, ठीक है, इनको दीजिए एक अंकित सर हाँ बिल्कुल, सामने आ जाओ। मेरा आइडिया नहीं था कि बुक मिलेगी। मैं और कुछ प्लान कर रहा था, ये बुक मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है। क्या सर, प्लान क्या कर रहे थे? नेक्स्ट सवाल, नानकी हैं हमारे साथ। नानकी जी इकोनॉमिक्स की हमारी फैकल्टी हैं और आप लोग से यूट्यूब पर मुलाकात होती होगी, यूट्यूब पर आपने ज़रूर देखा होगा, अभी कोर्स में नहीं आई है ये अभी तक। तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आपने जिया को कहा कि मोर पावर टू गर्ल, इस एग्ज़ाम में गर्ल्स के लिए ये कितना चैलेंजिंग है? इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कई बार लड़कियों से बात करते हुए समझ में आता है कि उन पर शादी का प्रेशर है, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट देने की एक प्रेशर है जो वो लेकर चल रही हैं। अगर नहीं भी उनसे किसी ने कहा है तो उनको पता है कि 1-2 साल में ऐसा होने वाला है, पापा कहने वाले हैं कि अब बेटा एग्ज़ाम छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई IAS ही खोज दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो दिमाग में नहीं आता कि यार मुझे खुद करना है, मुझे वो पावर सिर्फ एंजॉय नहीं करना है बल्कि मुझे खुद बनकर करना है। तो ये पूरी तैयारी आप एक लड़की के नज़रिए से, एक गर्ल के नज़रिए से कितना चैलेंजिंग है, क्या क्या फेस करना पड़ता है और कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम इन सारी चीज़ों को हटाकर क्रैक करें? सर ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखिए, पढ़ने की आज़ादी तो बेटियों को दे दी गई है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन सर प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया है कि नहीं। अब उस पर नुक्ताचीनी नहीं होती कि फीस बेटे की पहले भरेंगे कि बेटी की पहले भरेंगे, बिल्कुल दी जाती है। पर सर पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि फीस देना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, वो एनवायरनमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल, घर में कोई मेहमान आते हैं प्रिपरेशन के दौरान, बेटा बेटी दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद किससे करी जाती है, बेटी उठ के हाथ बटाएगी। तो वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि अरे मोमेंटम तो टूट रहा है ना। दिस इज मोर इवन प्रेवलेंट जो फीमेल्स मैरिड होती है। आई कुड सी देयर वाज अ फीमेल हु वाज सिटिंग जो मैरिड। यस, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आई थिंक दो आई एम नॉट मैरिड, लेकिन आप आई थिंक ज़्यादा अच्छा बता पाओगे कि क्या चैलेंजेस होते हैं। आपको फैमिली को फीड भी करना है, नो मैटर अगर हमने सर्वेंट भी लगा दिए सर,
तब भी उसको ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल के ऊपर ही होती है. डू यू अग्री विद दिस मैम? यस मैम. और क्या दूसरा challenges मैम, आते हैं मैम? शहरों में तो फिर भी अभी थोड़ा बहुत हमको टाइम मिल जाता है, लेकिन जैसे गांव के माहौल में थोड़ा और भी ज़्यादा हमें टाइम लिमिटेशन हो जाती है. तो अभी भी जैसे यही टाइम लिमिटेशन होते हैं कि मतलब सुबह का काम हो गया, फिर थोड़ा दोपहर का हो गया, फिर शाम का हो गया, तो मतलब लगभग आप 8 से 9 घंटे तो आप अपने घर के काम को ही देते बैक ऑफ द हैं. माइंड चलता रहता होगा, अब ये करना ये है, करना अब है, वो और करना कोई है. आ जाता है तो फिर उसके लिए और टाइम देना पड़ता है. तो मतलब जो पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है वो बहुत लिमिट टाइम मिल पाता है, लिमिटेड टाइम हो पाता है. बिल्कुल मैम. ये आप कहाँ से? रेवाड़ी, हरियाणा. रेवाड़ी के पास गांव है एक, 7 किलोमीटर. बहुत बढ़िया. तो जैसे कि मैंने कहा सर कि फीस देना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है. पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि लड़कियों को वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट, और ये बहुत जल्दी पेरेंट्स नहीं भी चाहें. ये मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरे जस्ट पेपर से पहले मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट हुआ. ठीक है, उस टाइम उम्मीद किससे करी गई? बेटे की पढ़ाई नहीं, ये कर लेगी क्योंकि इसने तो डिपेंडेंट, चलो चल जाएगी गाड़ी जाके. जब तक ये साइकी नहीं हटेगी ना दिमाग से कि लड़की को इंडिपेंडेंट बना के भेजना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लड़कियां इंडिपेंडेंस को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जोड़ती हैं, अपना डिसीजन खुद लेने की इंडिपेंडेंस जब तक लड़कियों को नहीं दी जाएगी तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी. एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल विद एवरी फीमेल हु इज सिटिंग हियर, एंड मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ. Next question. Which of the following states is not included in the 6th schedule of Constitution? Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram. मणिपुर. सुशांत सर बताएंगे. करेक्ट? करेक्ट है. आप ही का पढ़ा है वो. सर ट्रैप लिखा है मेरी बुक में. गुड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं. किस संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया? ऑप्शन दूं? इसमें तो ऑप्शन देने की जरूरत है. 30. ठीक है. अगर ये कोई गलत बता देता तो मैं क्या कहता? एक तो होता है पाप और एक आर्ट एंड कल्चर की है वैसे तो मैं पर्सनली भी ज़्यादा नहीं करता. ठीक है शशांक, मैं जानना चाहता था कि आप तो पढ़ा रहे हैं अभी, इस बीच में इंटरेक्शन आपका 2 वे होता है, पढ़ाते हुए बच्चे सवाल भी पूछते हैं. इसमें पूरे सेशन के दौरान क्या आइडेंटिफाई हुआ कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय क्या होती है जो उनको पता ना हो? आप पढ़ाते हुए समझ पाते हैं कि यहाँ मामला फंसा हुआ है और इसी को ठीक करना है. फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बुक में जो लिखा है वो बताना, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ क्लास. वो तो वो खुद भी देख सकता है. मुद्दा ये है कि वो कहाँ पर गलती करेगा. तो इसी वजह से जो आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटी कवर कर चुके हैं, तो पर्पस ये होता है कि मैं ट्रैप का इस्तेमाल करता हूँ. तो मैं बताता हूँ कि देखो ये सवाल है और उसमें से मैक्सिमम लोग ट्रैप में आ जाते हैं, तो जिससे उनके दिमाग में रहता है कि हाँ यूपीएससी ना इस तरीके से खेलती है. तो एक तो होता है एकेडमिक, कोई आप ग्रेड कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेड करते हैं, वहाँ पर पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए. लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करना है और एक निश्चित समय आपके पास. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है और समझ जाना है कि जो सबसे पहले बच्चा आ रहा है तो उसकी फर्स्ट लेवल ऑफ मिस्टेक इस तरह की होंगी, कंसेप्चुअल एरर्स. दूसरी तरह की मिस्टेक होंगी, वो कंसेप्ट जान लिया उसने लेकिन इंटरलिंक करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा. तो व्हेन यू टीच, सो फर्स्ट यू नीड टू एंश्योर कि उनके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए. और कंसेप्ट कैसे बैठेगा, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, एंगेजिंग बनाना पड़ेगा. नहीं तो बच्चा कहेगा यार ये तो प्रवचन चल रहे हैं, तो प्रवचन नहीं चलने चाहिए. और उसके बाद इंटरलिंकिंग के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी. कई बार थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा. बच्चा सोचेगा यार तो मुझे लग रहा था मैं कर ही लूंगा, लेकिन तब भी गलत हो गया. तो दैट्स हाउ एक्चुअली वी कलेक्टिवली एंश्योर कि हम. जी कोई कुछ कह रहा था? अच्छा हाँ, मेरी क्लास में क्या रहता है कि कैरेक्टर बना देता हूँ मैं और उसके अराउंड एग्जाम्पल्स बुनते रहता हूँ.
तो मेरी क्लास में मुझसे ज़्यादा पॉपुलर वो कैरेक्टर होता है। तो विमान, एक बार क्या हुआ कि जब मैं मैराथन ले रहा था, वो MCQ वाली पॉलिटी MCQs, तो उसमें बच्चे कर रहे थे हैशटैग विमान सर जिंदाबाद। तो माय फादर वाज आल्सो वाचिंग दैट वीडियो घर से। तो पापा पूछ रहे कि भाई पढ़ा तू रहा था, ये कौन से सर हैं जिनके जिंदाबाद के नारे चल रहे थे? तो मैंने कहा आप नहीं समझोगे, क्लास की बात है। तो ये चलता है। नहीं, अरे अप टू सुशांत सर, एक लाइन। अरे नहीं, वो मैं धारा समझा रहा था आपको। से बताया था इन लोगों ने कि अमित स्टूडेंट्स के डिमांड पर गाना गा सकते हैं। अब ये डिस्कशन इनके पास है। सर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर प्लीज कर दो, कोई बात नहीं। इनिशियली स्टूडेंट्स को एंगेजमेंट का टाइम देना है और लास्ट में फिर हम साथ में एंगेज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लास्ट रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। बता दिया। तो अभी मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ है क्लास में, इट इज जस्ट विद द यूट्यूब दैट आई हैव कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू। जैसे कि सर ने पूछा कि कहाँ पे बच्चे अटक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एक चीज़ जो लगती है विदाउट इवन टॉकिंग टू मोस्ट ऑफ यू इज, आप लोग मेंटरशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हो। फैकल्टी 30-35 क्लास लेके चला जाएगा, आपका सारथी जो है इस पूरे सफ़र में वो मेंटर्स हैं, वो बैठे हैं, उनको बताओ क्या चल रहा है आपके साथ, कहाँ अटक रहे हो। फैकल्टी के पास लिमिटेड टाइम है, उनको पकड़ो, मेरे नंबर बढ़वाओ, मुझे नहीं पता मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, उनके पीछे पड़ जाओ, हमें नहीं पता, आप गाइड करोगे। तो इस चीज़ को जब समझ लोगे ना कि मेंटर जो हमारे फ्रेंड है, सारथी हैं, तब तुम देखना तुम्हारे रिजल्ट्स कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगती है, आई थिंक आप लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो जो आपको लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगा था कि मेंटोस के चेहरे पर उससे शिकन आएगी, खुश है अगला सवाल ज्योग्राफी से लेते हैं। बार बार ये मुझे इशारा कर रहे हैं। कौन सा चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है? कौन सा चैनल? मालदीव और लक्षद्वीप 8 डिग्री मिनिकॉय 9 मेरे को लगा मालदीव है। जब भी गलत आएगा तो मैं किसको दूं? भाई ऐसा मत करवाओ यार, सर को बोलो कि फोकस करे कैमरे पे। मतलब मिनिकॉय और लक्षद्वीप पूछने पर नेक्स्ट किसका है? क्या किसके भी? जल्दी चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी से पूछ लें। एक में तो आपकी काफी ऐसा है यार कि भारत भ्रमण करोगे ना तो सारी चीजें देख लोगे, तो इंश्योर करो कि ज्योग्राफी हो या ना हो, भारत भ्रमण होना चाहिए। अच्छा, मैं इस बार ये करता हूँ कि इनके साथ कुछ जो अगर गलत जवाब आएगा तो उसका वेटेज सौरभ पर डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ज्योग्राफी को मिक्स कर देते हैं थोड़ा करंट से। हाल ही में खबरों में रही कुशियारी नदी किस नदी की डिस्ट्रीब्यूट हुई? स्टार्ट कर। तो हम बताइए, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, बराक या फिर सुबनसिरी? बताइए। तीस्ता। और कोई? इस बार थोड़ा सा टफ हुआ है नहीं? आइए आप बराक। प्रश्न का जवाब देने में हड़बड़ी ना दिखाएं और किसी भी सवाल को बहुत आसान नहीं समझें, ये सारी चीजें नोट करनी है। चलिए, अब क्योंकि करंट की बात आ ही गई है तो माइक थमिए। करंट की तैयारी सबसे मैं डायनेमिक मानता हूँ और सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होते रहता है। तो जनरली डेली अगर मैं कहूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और डेली मुझे करंट कवर करना है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि कम समय में करंट को कवर करना है।
कैब की क्लास देखना. First of all, welcome to this place. I have enjoyed a lot meeting you. Current affairs जैसी कोई चीज़ नहीं होती. This is an oxymoron in a way. करंट अफेयर्स का कोई पेपर नहीं होता है क्या? जीएस के कोई पेपर्स करंट अफेयर्स के नहीं हैं, बट इट इज़ देयर ऑल द टाइम. तो जो स्टैटिक पार्ट है आपका, जो बुक्स में है, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, उसके लिए नई बुक्स पब्लिश नहीं होंगी, हर बार अपडेट नहीं होंगी, तो उसको उस एंगल से देखना है. एथिक्स के लिए आपको एग्जाम्पल्स करंट से मिलेंगे. पॉलिटी के लिए आप जो आंसर्स लिखेंगे, अब जैसे जो रिवर की बात आई, द बेसिक पार्ट इज कि किसकी ट्रिब्यूटरी है वो, बराक की. बराक सिस्टम हो गया पूरा, पढ़ना है वो हमें. ब्रह्मपुत्रा सिस्टम जो है वो पढ़ना है. द रिवर्स वी शेयर विद बांग्लादेश. बट इन मेन्स यू विल राइट इट एज ए टू सब्सटैंटिएट योर आंसर. तो वो फॉर्डर भी है, लाइक ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस इन अ वे. तो अपडेट खुद को रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है. आप जब भी पढ़ें तो इसको इस तरीके से पढ़ें, और वो पढ़ पाओगे अब जब इमेजिनेशन जो है एक्सपेंड होगा. विदाउट दैट इट विल बी वेरी टफ. और सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो कन्फ्यूज़न भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है. तो एक्सपेंशन जो है माइंडसेट का, वो बहुत ज़रूरी है. सर ने आपको पूरा पार्लियामेंट पढ़ाया, हर साल रिपोर्ट पब्लिश होगी पेपर में कि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी इतनी थी, इतनी सिटिंग्स हुई, डिबेट डिस्कशन इस टाइप से हुआ. दे विल कंपेयर इट विद द प्रीवियस डेटा कि पहले पार्लियामेंट कितनी ज़्यादा फंक्शनिंग थी, अब क्यों नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जूते चप्पल चल रहे हैं. इन अ वे, इन अ लेमन अंडरस्टैंडिंग यू विल से. अदरवाइज यू विल से डिबेट डिस्कशंस का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है. तो उसको आप पकड़ोगे, स्टैटिक को रिवाइज करोगे और उसमें फिट कर दोगे. दैट्स ऑल. मैं सीधी सी एक बात कहूंगा कि सिलेबस पर पकड़ बहुत जरूरी है. यू शुड नॉट बी रिएक्टिव इन योर प्रिपरेशन, यू शुड डोमिनेट इट. डोमिनेट इन द सेंस सिलेबस. अगर सिलेबस पर पकड़ है तो जो भी आप करंट से देखेंगे तो आपको तुरंत दिमाग ऐसे चलना चाहिए, अच्छा जीएस पेपर 2 में ये वाला सब टॉपिक है, जीएस पेपर 3 में ये वाला सब टॉपिक है. तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो वाकई मेरे काम आना है. और जो चीजें काम की होती हैं वो याद रहती हैं. और जिनको जो चीजें आपको लग रहा है हाँ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कितनी अर्जेंटली, मतलब दे आर इंपॉर्टेंट, अगर वो फीलिंग नहीं आ रही तो इट इज लेस लाइकली दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर. यानी कि एफर्ट बढ़ जाएंगे वहां पर. तो कम एफर्ट में डोमिनेट करना है तो सिलेबस पर पकड़ क्या करना है, बनानी है. अभी आप लोगों ने सुना, जो आईएएस सर आए थे उन्होंने पूरा डिटेल में बताया उन्होंने क्या क्या काम किया है. ही कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन. उन्होंने बात की फर्टिलाइजर की, उन्होंने बात की कि गन सिस्टम जो ब्रीफ हिस्ट्री उस एरिया की, उन्होंने बात की कैसे लोग गुस्से में आते हैं उनसे मिलने, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की. ऑफिसर शुड हैव दैट. एटीट्यूड उसी में आएगा, एप्टीट्यूड उसी में आएगा. इकोनॉमिक्स की बात की, इथिकल डिलेमा की बात की कि क्या प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए. अब एसडीएम इज वॉकिंग विद हिज मैन बेसिकली टू क्लीन द ड्रेन्स. अर्बन गवर्नेंस की बात है, अर्बन प्लानिंग की बात है, ऑफिसर को खुद वॉक करना पड़ रहा है. सो दिस इज द थिंग यू विल बी टारगेटिंग इन अ वे. दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड अप्रोच इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच. वो उन्होंने हर चीज़ जब वो बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है. अब रेवेन्यू की उन्होंने बात की, रेवेन्यू लॉस की उन्होंने बात की. तो आपको इस एंगल से देखना पड़ेगा. वहाँ पे व्हेन यू आर देयर यू विल हैव टू डील विद मल्टीपल चैलेंजेस. उसमें जो भी सिलेबस है आपका वो अप्लाइड होगा. दैट्स व्हाई यूपीएससी इज गिविंग यू दैट. इट्स नॉट दैट दे हैवंट थॉट अबाउट इट. तो लिंक करते इसलिए आना चाहिए कोई भी चीज़ जो है. करंट की क्योंकि बात हो रही थी यहाँ पर, तो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर अक्सर आप देखते होगे वीडियोस आते रहते हैं. मान लो कहीं कोई घटना हो गई और वो घटना चल रही है 10-15 दिन, और 10-15 दिन वो जो घटना चल रही है तो उस पर आपने देखता होगा कि मेरे तो अचानक से कई सारे वीडियोस आते रहते हैं दिन भर में कोई छोटी छोटी चीज़ को लेकर. वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो आपके एक थिंकिंग को डेवलप करती है. मान लो अफगानिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद आपका अभी रशिया यूक्रेन का इन्वेजन हुआ, तो वो आपका 10-15 दिन इतने वीडियोस आते हैं और आप उसको कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, वो देखते सुनते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जब भी मेंस में कोई आंसर राइटिंग करना हो, क्योंकि मेंस बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, राइट, तो वहां पर आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस मांगी जाती है उसमें. तो आपकी वो थॉट प्रोसेस कैसे बनेगी? जब आप बहुत सारी चीजों को सुनोगे, जानोगे, एक एक फैक्चुअल चीजों को देखोगे, एंड देन वो आपका मेंस में मदद करेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान भी बहुत मदद करेगा. मुझे याद है कि लास्ट टाइम कई लोगों ने क्लियर किया था आईएएस, उन्होंने बोला ये चीज कि इंटरव्यू के दौरान स्पेशली जो आपके वीडियोस थे, जो अलग अलग इतने सारे अचानक से देखते थे, वो एक थिंकिंग डेवलप करता है. उसको एक सिंगल टॉपिक पे मत देखना कि कहीं ब्लास्ट हो गया तो वो वीडियो आ रहा है क्यों है, लेकिन वो ओवरऑल आपके लिए बहुत जरूरी होता है. तो वो चीज़ करंट से बहुत इंपॉर्टेंट लिंक करती है. और क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, कुछ ना कुछ तो आएगा उससे रिलेटेड, राइट. तो ये चीज़ है, इसको ध्यान रखना चाहिए.
Which one of the following nation has recently launched the world's first fleet of hydrogen-powered passenger trains? जर्मनी। ये हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन को मर्ज किया है बेसिकली, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफलाइन इन ऑनलाइन। ऑनलाइन में जनरली ये चीज़ लैक रहता है कि भाई मिलते नहीं हैं, हम फेस टू फेस नहीं होते, तो थोड़ी सी कम रह जाती है बात। तो हमने कोशिश किया है कि भाई सबको बुलाएं और जितने लोगों को बैठा सके उतने लोगों को बुलाएं। अगर सबको बुलाएंगे तब तो ये पूरा ऑफिस कम पड़ जाएगा। तो हमने एक लिस्ट बनाकर और कुछ लोगों को बुलाकर और कुछ कन्फर्मेशंस लेकर ये प्लान किया था। हैंड रेज कीजिएगा कि आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि ऐसे जो स्टूडेंट मीटअप्स हैं ये हर इंटरवल पर होने चाहिए। सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसका मतलब। और इसमें सबसे बुरी बात क्या लगी अभी तक में? वेट करने में टाइम वेस्ट हुआ। तो हमें बेसिकली और ट्रांसपेरेंट होकर ये बताना चाहिए कि आप इतने बजे आ जाइए, बट प्रोग्राम विल स्टार्ट बाई। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपको उसी टाइम पर बुलाया जाए तो यहाँ सिर्फ हम लोग बैठे रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे। आप लोग आएंगे वही स्टूडेंट वाले मेंटालिटी से। कितने लोग होते हैं? मेरी क्लास के तो सारे लोग टाइम पे आएंगे आई थिंक। आप क्लास की क्रेडिट लेने में कहीं पीछे नहीं होते। और यही चीज मैं जो कह रहा था, जो आपने कहा ना कि ये इतना हमारा माइंड होता है ऐसा कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा चले गए उसमें ना कि वो 1 घंटा भी चला गया ना 2 घंटा, मुझे भी होता था। लाइक आई एम नॉट टेलिंग कि यही इन्हीं का ऐसा कुछ भी नहीं, बट डोंट वही चीज़ है। आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिली है, आपके डाउट्स हैं, और ये एक प्रोसेस है। वही मैं कह रहा हूँ, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर ये चीज़ भूल जाओगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी आगे चल के। डोंट डू दिस। ठीक है 1 घंटा 2 घंटा चला गया कोई बात नहीं, उससे आपको कितना सीखने को मिल रहा है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, दूसरे से जान रहे हो, उससे पूछ रहे हो, तो एंजॉय दिस, दैट्स ऑल। सर मुझे कुछ कहना सर। सर जैसा कि सर टाइम के बारे में बात हुआ, पंक्चुअलिटी के बारे में, तो मैं अभी वर्किंग हूँ और मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ। नाइट शिफ्ट करके और 1.5 घंटे ट्रैवल करके और मैं 10:32 में यहाँ आ गया था। तो टाइम के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ। वेरी गुड। आप वर्किंग हैं और ज़िंदगी में आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे कि 2 तरफ के लोगों के बीच एक टेबल होती है। और इस बात का अंतर आपको ऑफिस में भी दिखता होगा, यहाँ भी दिखेगा और हर जगह दिखेगा कि अंतर सिर्फ इतना है कि आप टेबल के उस तरफ बैठे हैं और मैं टेबल के इस तरफ बैठा हूँ। ठीक, जिस दिन आप टेबल के इस तरफ बैठिएगा, आप 1 घंटे का मार्जिन रख के ही बच्चों को बुलाइएगा, क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और ये भी मैनेज करना है कि एनी हाउ अगर 11:30 जा रहा है, ये सेशन शुरू हो रहा है, तो फिर 10:30 में बच्चों को आ जाना चाहिए। तब तो सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, बाकी अरेंजमेंट देखेंगे, कैमरा सेटअप देखेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं आपकी तरफ जाके बैठ जाऊंगा, मुझे ये लगेगा कि यार नाइट शिफ्ट किए थे और 10:30 तो मैं आ गया पंक्चुअल, लेकिन प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड ऑन दैट टाइम। तो ये इतना अंतर हमारे बीच रहेगा और आपके और किसी और के बीच रहेगा, एक्स और वाई के बीच हमेशा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मीटअप होगा ना तो मैं पहले ही आ जाऊंगा। वी विल एंजॉय, लेटर ऑन प्रोग्राम स्टार्ट कर लेंगे ना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। UIDAI, किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब कोई फुल फॉर्म नहीं बताने वाला है। गुड, हाथ उठा रहे थे, क्या बताने वाले थे बताओ, इसलिए मैं रुक गया था कि जैसे ही UIDAI हुआ हाथ में, हाँ पता है क्या है ये, ठीक है। कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनी गर्ल? यस राइट। आपसे गिव अवे ले लूंगा मैं फिर अगर गलत बताएंगे। आप बताइए। बहुत बढ़िया, लाइए कपिल सर। कपिल सर, आपका एक्सपीरियंस जो बच्चों के साथ आपने इंटरेक्ट किया,
जब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कहाँ पर ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है? सर जहाँ तक ज्योग्राफी की बात आती है तो ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आई थिंक फिर प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए मेरा पर्सनल स्ट्रेस होता है डाउट सेशन को जितना लंबा लिया जा सके लेना चाहिए, ताकि सबसे बात हो सके और जो भी छोटे छोटे डाउट्स आते हैं वो सॉल्व हो सकें। कई बार होता ये है कि क्लास कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर मेरा कोई एक डाउट रह गया तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्लास वर्थ इट नहीं थी मेरी, क्योंकि मेरा ये पर्सनल डाउट है। कई बार बच्चा उस डाउट के चक्कर में पूरी क्लास में ध्यान देना भी बंद कर देता है कि मेरा ये डाउट सॉल्व होना चाहिए पहले। इसलिए डाउट मेजर एक इशू है जिसका सॉल्व करना चाहिए, एंड आई ट्राई माई बेस्ट की, और बाकी टीम मेंबर भी ट्राई करते हैं कि वो रिजॉल्व हो पाए। आपके सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा स्कोप दिखता है कि आंसर राइटिंग को कैसे रिच बनाया जा सके, क्योंकि हम कहते हैं आंसर राइटिंग में मैप्स डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए, कहाँ करें? सबसे अच्छा इस्तेमाल तो ज्योग्राफी में है। डेफिनेटली एक वो भी एक कॉलम है, और इसी वजह से अपार्ट फ्रॉम पीपीटी, क्योंकि पीपीटी के अंदर जो चीज़ें दिखती हैं आप वो ड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इमेजिनेशन में देख रहे हो या जीआईएफ आप देखते हो, बट स्टिल आई प्रमोट कि अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख रहे हो, आप इंडिया का मैप बना रहे हो, तो आप पर्सनली अगर अपने हैंड ड्रॉन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। और वो सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, जब आप आईआर का टॉपिक कुछ आंसर राइटिंग करते हो डेफिनेटली आपको वहाँ भी हेल्प करेगा, तो रेगुलर प्रैक्टिस उसका होना चाहिए। बहुत लोग ना इस बात से वो कंफ्यूज करते हैं कि ये सुंदर नहीं बन रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगा। ऐसा मत करना, यू जस्ट हैव टू शो, एक्सप्लेन। जो एग्जामिनर है उसको बताना है कि आपको ये चीज़ पता है कि ये प्लेस यहाँ पर है, डजेंट मैटर कि वो कितना खराब बना है। तो वो उसको उससे मत ले लेना कि सुंदर बनेगा तभी डायग्राम बनाना, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एग्जामिनर को बस पता होना चाहिए कि आपको ये बात पता है कि ये प्लेस इस जगह है, इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है, सुंदरता का उसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जब आप एग्जाम की कंडीशन पे जाएंगे ना, तो आपको एक लिमिटेड टाइम में जो वर्ड्स लिखने हैं, जो रिप्रेजेंट करना है, उसमें सुंदरता का महत्व वैसे भी खत्म हो जाता है। चाहे आप अपना घर पे बैठ के हम 40 मिनट्स में 60 मिनट में एक आंसर लिखते हैं, बट दैट डजंट गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम। तो इसलिए चिल करो, आप डायग्राम बना पा रहे हो, आप मैप बना पा रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो ट्राई करो नॉर्थ ईस्ट रीजन को ही बनाओ, ताकि आपका एक तो स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी डाइवर्ट नहीं होगी। राइट, बढ़िया। एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ अटल वयो अभ्युदय योजना? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन अटल वयो अभ्युदय योजना का नोडल मंत्रालय? सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय? किसने? अच्छा, आप लोग को मैंने ये नहीं बताया कि गलत बताने पर एक जुर्माना भी रखा गया। जैसे यूपीएससी में ना निगेटिव मार्किंग, आपने अभी तक लिया है कि नहीं अपना गिफ्ट? आइए, और अब जाइए मत, क्योंकि आपने हाथ उठाया था, एक कोई आर्ट आप दिखाने वाले थे। सो बेसिकली मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं बस अपनी हॉबी के लिए गाता हूँ। जैसे सपोज़ क्या होता है ना, समटाइम्स हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें समटाइम्स लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता। बुक्स देखते हैं, खुद देखते हैं, बुक्स देखते हैं, खुद देखते हैं, यही चलता रहता है रूम्स में। सो उस टाइम पे मैं कोई फुल सॉन्ग्स नहीं है, कुछ लाइंस हैं जैसे कि है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता था। बेसिकली आई एम सेल्फ प्रोफेशनल। सो उसमें एक लाइन्स है, रुत जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी वैसा, रुत जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी वैसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी दे दो मुझे, दे दो सारे गम। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे आईआर हो गए, स्पेशली एथिक्स,
उसको इस दौरान अलॉन्ग विद स्टडी IQ के कैप क्लासेस एंड पॉलिटी क्लासेस और जो भी मेन सब्जेक्ट हो रहा है उस दौरान कैसे कवर करें, फॉर स्पेशली दोज हु आर गिविंग देयर सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, कि मतलब मेरा ये सीन है कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स करे हुए हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, आई वांट टू फोकस ऑन मेन सब्जेक्ट्स, जिससे मेरे पास उस टाइम इतना ज़्यादा बर्डन ना फील हो प्री और मेंस के बीच में कि मैं कुछ भी वहाँ पे बस ये देखता रह जाऊँ कि मुझे ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है. आई एम फोकसिंग ऑन माई ऑप्शनल, बट आफ्टर ऑप्शनल आई एम थिंकिंग कि मतलब कि मुझे अपना मेन सब्जेक्ट भी कवर करना है, कुछ एटलीस्ट एक सब्जेक्ट स्पेशली एथिक्स, लेकिन आई वांट टू गो अलॉन्ग विद स्टडी IQ. तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इसको कैसे मैं. योर गुड नेम? माय नेम इज अर्चित जैन. ओके अर्चित, एथिक्स आपकी फाउंडेशन कोर्स में कवर होगा, राइट? सो क्या आपका सवाल ये है कि जब वो क्लासेस स्टार्ट होंगी आप उससे पहले कवर करना चाहते Yes, sir, हैं, yes, राइट? yes. सो अभी आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे स्टडी IQ चैनल पर, तो चांसर एथिकल डिलेमा नाम से एक सीरीज एक्चुअली वो चला रहे हैं. सो इफ यू एक्चुअली गो थ्रू दैट सीरीज ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एथिक्स एज अ सब्जेक्ट. सो वन थिंग इज दैट, राइट? तो उसके बाद आप PYQs देखेंगे, राइट? तो आप जो बेस कंटेंट जो अवेलेबल है, जो स्टैंडर्ड बुक है, बस उसको गो थ्रू कर लीजिए. एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट कि जो क्लासेस आपकी होंगी तो तब जाकर आपको रियल कंटेंट आपका डेवलप होने वाला है. सो जस्ट बी पेशेंट, ठीक है? इस टाइम अपने टाइम को जुडिशियली इस्तेमाल कीजिए कि जो चल रहा है उसको रिवाइज करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है, और जो वो है यूट्यूब वाला उसको रेफर कर सकते हैं. दैट इज वाई, ठीक है? तो सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं आपके स्टडी IQ फाउंडेशन कोर्स में. ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा सर उस टाइम, अगर बिल्कुल नया सब्जेक्ट मेरे लिए वो, तो बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करना उस टाइम, इसलिए थोड़ा वो. नेचर ऑफ सब्जेक्ट ऐसा है कि इट वुड एक्चुअली रिक्वायर योर अटेंशन, एंड उसी टाइम पर रिवाइज करके और अपने प्रैक्टिस जो क्लास में कराई जाएगी वो. क्योंकि देखो, ज्योग्राफी एज अ ऑप्शन, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है. एथिक्स में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा, केस स्टडीज हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिलेबस है. तो जो आपको क्लास में कराया जाएगा, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दैट, और उसी टाइम पर आप प्रैक्टिस करेंगे मेंस की, ठीक है? तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट ऐसा है कि यू वोंट रिक्वायर कि जो एफर्ट आप पॉलिटी में दे रहे हैं वैसा सेम एफर्ट. टेक्निक ऑफ एफर्ट वुड बी डिफरेंट बिकॉज डिसिप्लिन इज डिफरेंट. ठीक है? थैंक यू सो मच. ओके अर्चित. थैंक यू सो मच. यार देखो, जब मेंस एग्जाम की बात आती है आपके, एंड ऑब्वियसली इट इज़ द मेंस एग्जाम जो आप लोगों को IAS बनाएगा. यहाँ पे आपका एसे, एथिक्स और ऑप्शनल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट इसमें ना, जैसे एथिक्स का जब सवाल आता है या एसे का आता है, तो उस केस में आप दो चीज़ें हमेशा याद रखोगे. एक तो रिसर्च, एक रीअसेंबल. रिसर्च का मतलब होता है वो चीज़ पहले से है, उसका हमें रिसर्च करना है. तो एथिक्स इज नॉट समथिंग न्यू जो आपको नहीं पता. ये सब्जेक्ट की तरह आप देखोगे तो हाँ कुछ नया है, शायद आप लोगों ने कभी ना पढ़ा हो. बट एथिक्स आप इंडिविजुअल के अंदर पहले से है, बस उसको हमें रियलाइज करना है कि किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं. हाँ, उसमें अभी आप ये प्रिपरेशन जरूर कर सकते हैं कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी केस स्टडी आता है, आप उसको अपने कहीं पे भी जहाँ पे आप नोट डाउन करते हैं उसको छोटे छोटे पॉइंट में नोट डाउन कीजिए, ताकि आप एक एग्जाम्पल जितने ज़्यादा रियल लाइफ से रखेंगे आप एथिक्स में उतने ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे. तो एज ऑफ नाउ अपनी एनर्जी को जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं उस पर लगाएं, उसके साथ साथ में अपने एग्जाम्पल्स को क्रिएट करें, प्लस में YT पे जो सेशन है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उसमें. तो वो फॉर्मेट बन नहीं पाता. जब भी ऐसे लिखने जाता हूँ, कीवर्ड्स फिर भी पता है, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट है तो उसको एक लाइन या दो लाइन में हम लिख लेते हैं, बट उसको एक पैराग्राफ में लिखना ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है. तो इस पे क्या करना चाहिए, इसको कैसे एनहांस करना चाहिए? हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज प्रखर. हाँ, प्रखर, वी जस्ट मेट. या प्रखर, देखिए, आप कह रहे थे सिंस यू आर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करते हैं, एंड मेंस में दैट इज व्हाट इज बीइंग डिमांडेड, राइट? जब हम ऐसे में कन्वर्ट करते हैं उन चीज़ों को, तो आपका ऐसे, आई डू नॉट नो, ऐसे पे आई थिंक मैंने अभी कोई सेशन नहीं लिया है, बट व्हेन आई विल टेक, आप ज़रूरी नहीं है कि आपका पैराग्राफ 5-6 लाइंस का हो, ठीक है ना? मतलब आप अगर कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो उसको 2 छोटे पैराग्राफ विच विल बी लाइक 3 से 4 लाइन में लिख के स्विच कर जाते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड आई थिंक जब आप 2 लाइन बुलेट पॉइंट्स जब लिख रहे हो तो 1.5 से 2 लाइन तब भी बनती होगी आपकी, राइट? तो अगर आपका पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का भी है बट उसमें बता पा रहे हो, आप सब्सटैंशिएट कर पा रहे हो, तो देयर इज नो हार्म इन दैट.
ज़रूरी नहीं है मतलब अगर आपके पैराग्राफ्स है तो 10 से 12 लाइन के होने चाहिए. आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट रिफ्लेक्ट करना चाहिए वहाँ पे, बस. डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 से 1.5 लाइन हो, 2 लाइन. इट शुड लुक लाइक अ पैराग्राफ, इवन इफ इट इज़ 4 लाइन्स एंड यू आर स्विचिंग एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज हैविंग अ कनेक्टिंग लिंक. ये नहीं कि आप यहाँ पे एक ही बात कर रहे हो तो अब आप सीधा सी पे चले गए हो. फ्लो अगर बैठ रहा है ऐसे में आपका, देर इज नो हार्म इन राइटिंग अ पैराग्राफ विच हैज जस्ट 4 लाइन्स इन इट. ओके, ठीक है. ओके. सौरभ सर, आई हैव अ वन क्वेश्चन. आप अपनी कैप क्लास में भी डिस्कस करते हैं. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना EQ मेंटेन नहीं कर पाते हैं. 3 दिन की हमारी क्लास अगर मिस हो गई ड्यू टू सम रीजंस, तो हमारी वो GS की भी क्लास मिस हो गई, कैप की भी मिस हो गई एंड ऑप्शनल की भी मिस हो गई. सो अब वो 3 या 4 दिन की जो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मिस हो गई है, तो उसकी वजह से हम सोचते हैं कि उसको भी कवर ना करें. सो उस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट वे टू अप्रोच दिस? कैप का मिस हो गया तो कोई बात नहीं, 7 दिन की भी होगी तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर. जितना बैकलॉग क्लियर करने जाओगे, सामने की चीज़ें छूटती जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शुड बी फॉर द ऑप्शनल. ऑप्शनल का जो छूट गया उसे जल्दी से कर लो. द रेस्ट शुड फॉलो लेटर, जो भी क्लास है. और पैनिक नहीं करना उसमें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना. नो मैटर वॉट यू रीड टुडे, यू विल नॉट रिमेंबर इन मार्च इफ़ यू डोंट रिवाइज. आप कुछ भी, कितने भी टॉपिक कितना भी अच्छे से पढ़ लो आज, आपको याद नहीं रहेगा वो. क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे बाद में, तो कुछ चीज़ छूट भी जाती है तो छोड़ दो उसको. क्लास नहीं ले पाए कोई बात नहीं. ऑप्शनल शुड ऑलवेज टेक प्रेफरेंस ओवर एवरी अदर थिंग इन ए वे. ऑप्शनल के बाद फिर कोई टॉपिक है, करंट अफेयर्स का मोस्ट लाइकली जो होता है टॉपिक, जो भी डिस्कशन हो रहा है वो भी क्लास का पार्ट ही है. जो आपके टॉपिक्स हैं, एज आई सेड, करंट अफेयर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती. तो ये अप्रोच रखनी चाहिए. ऑप्शनल को पहले ही करना चाहिए हर हाल में, क्योंकि वो एक डेप्थ में आप पढ़ रहे हो, उसके साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. फोमो मत कियो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? क्योंकि वो आपको बहुत बॉक डाउन कर देता है. कोई भी आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि 900 घंटे की जैसे लाइव क्लासेस हैं वो कर पाएगा. 900 में से अगर 70% भी कर ली, दैट्स एन अचीवमेंट भाई. तो अपने आप को अपने लिए हरक्यूलियन और रोडीज नहीं बनना है, ठीक है ना. तो वो अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट मत सेट करो. एंड दैट इज व्हाट शायद मेंटर्स आपको बोलते होंगे, अनरियलिस्टिक चीजें. मैं एक दिन में माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर जाऊंगा. सर ने भी, आई थिंक विवेक सर भी बोल रहे थे, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. धीरे 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 आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, तो आपकी क्लासेस मिस आउट कम हो जाएगा. एंड सबसे बड़ी बात, जो मिस हो गया इट इज ओके. ये मत सोचो कि उसी में से क्वेश्चन आएगा. डू नॉट मैनिफेस्ट दैट. बहुत सारी और चीजें, उनको करो और आगे चलो. सर जस्ट लास्ट थिंग, एक छोटा सा कंसर्न है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे मेंटर हैं प्रतीक सर, तो मैं उनको बड़ा परेशान करता हूँ, वो भी बहुत हेल्प करते हैं. बट समटाइम्स ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे सर पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो मैं देख रहा था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के टर्म्स आ गए. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्लास कर रहे हैं तो हम हैंड रेज कर रहे हैं, बट वो 10 दिन तक हमारा नंबर आ नहीं रहा. तो हम मेंटर को तो अपने परेशान करते हैं, बट वो भी क्लास में, आप क्लास में बोल रहे हैं? हाँ, क्लास में हम लोग हैंड रेज करते हैं, वो लगातार रेज करते हैं, 7-8 दिन तक हम लोगों का नंबर नहीं आता. फिर हम मेंटर्स के पास जाते हैं, सो वो मैसेज में या किसी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं. तो सर इसको अगर थोड़ा सा कोई अलग से डाउट की क्लास हो जाए या संडे को या ऐसा स्पेसिफिक, दिस इज जस्ट अ सजेशन, नथिंग एल्स. ठीक है, ये सजेशन नोट करो. इनफैक्ट आदित्य, इस सजेशन को नोट कर लीजिए. सजेशन ये है कि मेंटोर्स लगातार डील करते हैं, बट एक डाउट सेशन जो जिसमें सारे सवाल दिए जा सके. उनका कहना है कि मैं हैंड रेज करता हूँ, ये काफ़ी दिन हो जाता है, तो सवाल मैं पूछ नहीं पाता हूँ अपने फैकल्टी से. बेसिकली आदत है कंपाइलेशन ऑफ डाउट्स प्रॉपरली एंड देन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड, जिससे कि एक स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाए डाउट सेशन का. तो जो स्टूडेंट्स जिनके डाउट थे तो उनको पता हो कि ये डाउट्स आज हैंडल होने वाले हैं, तो एटलीस्ट वो भी अपने टाइम का बेस्ट यूज कर पाएंगे. दैट्स अ गुड सजेशन. ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेटर है. उसकी वजह ये है कि रैंडमली हैंड रेज में होता ये है कि कुछ ना कुछ छूटेगा ही. हैंड रेज तो कई लोग करते हैं ना. कई बार ऐसा भी होता है यार कि टॉपिक का जब फ्लो चल रहा होता है तो समटाइम इट हैपेंस कि ये नेक्स्ट टॉपिक आने ही वाला है एंड यू आस्क द डाउट, कोई कमेंट आता है तो उस टाइम पे भी डिले किया जाता है कि आने वाले टाइम पे जस्ट आफ्टर 10 मिनट 20 मिनट या नेक्स्ट क्लास में वो काफ़ी ब्रीफ टॉपिक होगा. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के टॉपिक भी काफ़ी इंटर रिलेटेड होते हैं,
तो सम टाइम इट हैपन्स, बट हाँ वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली उसके ऊपर आपका सजेशन एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए लास्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेवा सेहत पहल शुरू की है? इंग्लिश में, which of the following union ministry launched services e-health assistance and teleconsultation sehat SEHAT initiative? Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Electronics and Information Technology, या फिर Ministry of Defense? हाँ बताइए आप। सी नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता ना सर, पूछते ही नहीं उसको। कितने लोग ए हैं? ए कितने लोग हैं? ए के पक्ष में कितने लोग हैं? लीव इट। बी के पक्ष में कितने लोग हैं? और सी कितने लोग? ठीक है, अच्छा है, ये सब नहीं है यार, डी ही है। आओ भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी जो पता चला है मुझे कि एक और क्वेश्चन है। तो पीछे एक व्हाइट शर्ट में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। कौन? वो यहाँ से दिख रहा है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन उनसे पूछें। तो इस बार मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ उसके लिए जो गिफ्ट आप देने वाले हैं वो आप देने वाले हैं, इसलिए आ जाइए। गिफ्ट में है क्या? नहीं, किताब विताब डिनाई है। इस पे हमारा प्रोटेस्ट है बेसिकली, किताब के ऊपर। मुझे शक है कि जिनको मिली है उनके पास पहले से एक आधे के पास। हम वैसे जो जीता उसको ड्राइव मिलेगी। हाउ अबाउट दैट? राइट, जिसने भी इसका जवाब दिया, दैट पर्सन विंस अ ड्राइव विद मी। मैं ऑब्वियसली मेरे साथ ही मिलेगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन का जो जवाब देगा उसको मेरे साथ ड्राइव मिलेगी। आई थिंक वी आर ओके विद दैट, राइट? 5 मिनट्स, श्योर, परफेक्ट। चलिए लास्ट है, आसान सा सवाल करता हूँ ताकि सारे लोग दे पाए। और ड्राइव पर जाना है। ओके, सवाल है भाई, भारतीय सेना प्रोजेक्ट जोरावर पर बल दे रही है। जोरावर प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? जो मुझे नहीं आता उसका जवाब। अरे इसने तो सवाल दे दिया पहले। एंटी टैंक मिसाइल, लाइट टैंक, असॉल्ट राइफल, बस का अरेंजमेंट किया जाए भाई। ठीक है, आ जाइए। आपसे आपने कुछ इशारा किया था। ये वाकई में बहुत वंडरफुल सेशन रहा और हम सबको भी काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। भूख नहीं लगी? सर एक डाउट, आई थिंक बहुत सारे बच्चों के साथ वो होगा। सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं तो कई बार जैसे हमारा फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट प्यार यूपीएससी है, बट इसमें टाइम देना होता है। ये हमेशा सही नहीं होता है। हाँ, ये सही नहीं होता है। तो कई बार हमारे सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर इतना ज़्यादा मतलब परेशान करता है कि हम थोड़ा ना ऑप्शन ढूंढने लगते हैं कि यार ना कोई वनडे एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं सो दैट चुप हो जाए सब कोई। और कई बार फैमिली में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिससे खुद भी लगता है यार कि रियल में पेरेंट्स को ज़रूरत है मेरी, मैं जल्दी से सेटल हो जाऊँ। तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज़ वनडे एग्ज़ाम भी माइंड में ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो बैलेंस कैसे करें सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर के
किससे जवाब जानना चाहते हैं? सर आप सबसे जवाब है मेरा, नहीं, सबसे सारे लोग दे नहीं जिसका पाए। चूंकि एक्सपीरियंस बेस्ड आप लोग सर बस मैं ये कह सकता हूँ कि सारे लोग एक ही जवाब देंगे, लेकिन सारे लोग से अलग अलग जवाब देने सर का मैं मतलब नहीं, आप लोगों के आगे ऊपर सब छोड़ रहा हूँ जो इसको बेटर तरीके से बता सके। ये जो सिनेरियो है हर किसी के लाइफ में एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। मैं तो यही कहता हूँ अगर अपने सिनेरियो के हिसाब से उस चीज़ को ढालने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, अगर ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी, मतलब ठीक है यूपीएससी में पूरा जी जान लगा दो, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी अदर एग्जाम की ये देना है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियली सस्टेन नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली गो फॉर बैकअप। बैकअप तो होना ही चाहिए, इस एग्जाम में होना ही चाहिए। आप खुद सोचो ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप 100 लोग आए हो यहाँ पर, एक बच्चा भी अगर आप में से एक निकाल दिया यूपीएससी, तो वो बड़ी बात होगी। फाइनल सिलेक्शन अगर आपका हो गया, आईएएस बन गया, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ये कड़वा लगता है सुनने में, बट मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है, अनएक्सपेक्टेड है। तो हर एक फैमिली की सिचुएशन, हर एक इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, उस हिसाब से डिसीजन लो। मैं कोई एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता इस चीज का, राइट? अगर आपने 2 बार यूपीएससी दे दिया है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैकअप। आप एक ही चीज में नहीं लगे रह सकते उतनी देर तक, राइट? तो अपने सिचुएशन के हिसाब से डालो, दैट्स इट। अंकित सर ने बता ही दिया। वैसे मैं बताऊं कि अगर आप शिद्दत से 1 साल देते हैं तो आप कामयाब तो हो जाएंगे। मेन मुद्दा आपका ये था कि प्रिपरेशन के दौरान इट नीड रिसोर्सेज, पैसा लगता है, राइट, और ज़रूरत होती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है तो यूपीएससी की तैयारी आपको अदर एग्जाम में भी काम आती है। यूपीएससी का जो सीएपीएफ एग्जाम होता है, कौन क्लियर करता है? ज़्यादातर सिविल सर्विस जो एस्पिरेंट्स होते हैं वही क्लियर करते हैं, राइट। अदर जो एग्जाम्स हैं यूपीएससी के, उनमें भी ट्विकिंग्स के साथ वो मतलब अपना तैयारी को समझ लेते हैं कि हाँ ये ट्विकिंग्स करनी है, बस नॉलेज आपको काम आती है। और फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप क्वालिटी आपने डेवलप की है, किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया, तो अपनी फैकल्टीज़ के साथ भी आप कनेक्ट है ना, तो फैकल्टीज़ भी आपके मतलब इतने रिसोर्सेज का तो कुछ ना कुछ हो जाएगा कि आपकी तैयारी नहीं रुकेगी। मीन्स अगर कभी आपको लगे कि हाँ हम कुछ काम कर सकते हैं, कंटेंट का कर सकते हैं, अभी बस बाई चांस रह गया, तो कनेक्ट विद फैकल्टी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग विद मी, जो मैं काम कर पाता हूँ, समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो कैसे हो पाता है? देयर इज अ टीम, राइट। तो आप कहीं ना कहीं मतलब मदद, अगर आपने बना लिया मन तो रुकना मत, मदद मिल जाएगी, राइट। तो कभी ज़रूरत हो तो आई एम देयर। लेमैन अप्रोच में अगर मैं आपसे इसी बात को कहूँ कि मान लीजिए कि आप किसी सड़क से जा रहे हैं और रोड किसी वजह से वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, और आपको सेकंड ऑल्टरनेटिव लेना ही है, वो रोड बंद है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो 90 किलोमीटर पीछे जाकर एक राउंड लेकर और 180 किलोमीटर का पूरा राउंड लगा लीजिए, अदरवाइज एक खेत जैसा कटा हुआ है जिसमें गाड़ी मुश्किल से जाएगी बट चली जाएगी क्योंकि गाड़ियाँ जा रही हैं। आप क्या ऑप्ट करेंगे? आप वो रास्ता ऑप्ट करेंगे जो ऑल्टरनेट साइड से जा रहा है, थोड़ा सा टफ है, बस गाड़ियाँ निकल रही हैं तो आप भी निकलेंगे, ये भरोसा है। कहने का मतलब ये है कि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, उसके इर्द गिर्द अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस नेचर ऑफ एग्जामिनेशन के इर्द गिर्द क्या हो सकता है, इस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा 180 किलोमीटर दूर जाकर नहीं आ पाएंगे उस डेस्टिनेशन पर। तो आप समझिए कि यूपीएससी के आसपास कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं जिसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए प्लान बी की जब बात होती है तो हम पीसीएस को करते हैं कि भाई पीसीएस को ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचर थोड़ा सिमिलर है। हम ये नहीं कह सकते कि आप सीधे मतलब रेलवे का लोको पायलट का भरिए और फिर यूपीएससी की तैयारी करिए, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटजी। स्टेट्स में भी बहुत हेल्पफुल है। तो Sir, whenever I read current affairs, I am well updated. But if I have to write an answer on a subject which is slightly related to that topic which you have taught, I have to revise it even if I have revised it yesterday. I am not able to incorporate that current affair or that news into my answers. And second is, first of all, I'd like to appreciate our mentors. They are like, what is CAG to Parliamentary Accounts Committee, friend, philosopher, guide. So he's not here. My mentor is Om sir. He has also helped me in choosing my optional. I've chosen it, but I'm stuck because my optional is not in the market right now. The classes are not yet started. Not even Study IQ has started it. So, and when I am reading it from different sources,
I am not efficiently doing that. Like, I'm not getting the thrust of it. क्या है आपका ऑप्शनल? Public administration. So, sir, and जैसे शशांक सर guide करते हैं that till December your optional should be over. It's September already and I have not even started yet. And if I go for coaching in October, that's not a very smart move according to me. So my mentor guided me, you should not give prelims if you're not prepared for mains next year. Do it in 2024. So should I do that? Should I give prelims once? Or what? सबसे पहले तो ऐसा तो नहीं है कि आपके ऑप्शनल का कंटेंट मार्केट में नहीं है, राइट? और ऑप्शनल चूज करने में एक क्राइटेरिया वो इंटरेस्ट तो होता ही है, बट क्वालिटी गाइडेंस आपको टाइम से मिलती रहे, अपडेट रहो, वो भी है, ठीक है? तो अगर आपने चुन लिया पबमेड तो आई वुड सजेस्ट कि कंटेंट उठाइए, गिव अ टाइम, डेडिकेटेड टाइम कि मुझे ऑप्शनल के लिए देना है, और दिसंबर जनवरी तक आप उसमें यू शुड बी एक्चुअली कंफर्टेबल. और मीनवाइल ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीन्स देयर आर टीचर्स जिनसे आप मतलब सपोर्ट ले सकते हैं, राइट? अगर स्टडी IQ उसको स्टार्ट करेगा नियर फ्यूचर में तो वो भी आपको पता लगेगा. लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सर्कमस्टांसेस हमेशा आपके फेवर में नहीं होंगे. बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको करना क्या है? जब चीज़ें आपके अपोजिट हो आपको सोल्यूशन निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. प्रीलिम्स में जितना टाइम है उसमें आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, जितना टाइम मेंस में है उतने टाइम में आप मेंस क्लियर कर सकते हैं. तो फिर मेंस क्लियर क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ इस वजह से कि मार्केट में ऑप्शनल नहीं है. मार्केट में ऑप्शनल ना होना क्या ये आपके करियर को एक साल पीछे धकेलने देंगे आप? So if I start now, it will be over till Feb or March. दैट इज फाइन. कारण क्या है? अभी आप जनवरी तक अपना फुल थर्स्ट रख सकते हैं और फिर ऑप्शनल को टाइम को आप कम कर सकते हैं, जिससे कि फुल फ्लेज आप फिर अपने प्रीलिम्स में जाएं. तो आई वुड सजेस्ट कि हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन, ठीक है? गिव अ डेडिकेटेड स्लॉट फॉर योर ऑप्शनल एज ऑफ नाउ. जनवरी तक कंफर्टेबल हो जाइए और उसके बाद फिर आप मतलब यू जस्ट गिव योरसेल्फ फुल्ली इन प्रीलिम्स और सक्सेस आपको मिलेगी, है ना? हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. डोंट डू दिस. आपको एग्जाम देना है, अगर आप अभी से स्टार्ट करो, एक भी बार नहीं दिया है तो डोंट डू दिस. अभी स्टार्टिंग है, लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, ये जब समय बीतता जाता है ना, यू रियलाइज देन कि हाँ मैंने कितना समय वेस्ट कर दिया. अगर ये सॉरी या तो दैट्स व्हाट. और ऐसा कुछ नहीं है, अगर मान लो शशांक सर कोई भी कह रहा है कि अगर फिक्स ऐसा है कि दिसंबर तक खत्म करना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ एकदम दिसंबर 31 को पता नहीं कुछ प्रलय आ जाएगा. Exactly. ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, जनवरी तक ले जाओ, थोड़ा सा 15 अपने आप को ढालो उस चीज में. ऐसा भी हो सकता है कुछ पोर्शंस अगर नहीं हुए तो पोर्शंस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हो जाएंगे. मेन है कि जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो जाए. और प्रीलिम्स के बाद जस्ट स्टार्ट गिविंग टेस्ट पेपर्स वगैरह, वो पबैट का जो भी आते हैं मार्केट में, वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करो. और एक और बात, आपका अटेम्प्ट फर्स्ट है ना, तो व्हाट यू आर प्लानिंग? आर वी प्लानिंग कि हम 6 अटेम्प्ट देंगे? तो व्हाई वी आर वांट टू कंजर्व दिस? हम एक अटेम्प्ट ना देके हम क्या बचा लेंगे अपना? बट थोड़ा ये अब ऑप्शनल स्टार्ट होगा, अगर आई टेक कोचिंग तो थोड़ा बहुत हसल तो करना ही पड़ेगा, बट वो बहुत ज़्यादा हसल हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन आई प्रेफर ऑप्शनल का कोचिंग. 6:30 बजे वो ख़त्म होगा, 6 बजे यहाँ स्टार्ट होता है, कब तो मैं घर पहुँचूंगी 8 साढ़े 8. तो दैट इज देखो क्या है, डेफिनेटली देयर आर पीपल जिन्होंने अपने प्री के बाद में अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर किया एंड इवन दे डिड, अच्छी रैंक भी आई. काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, एक प्रदीप सिंह भी हैं जिसका इंटरव्यू सुनते होगे आप लोग. तो ऐसा नहीं है कि ये रिजिड है कि 31 दिसंबर आपका ऑप्शनल पूरा हो गया. अगर नहीं हुआ है, इफ़ यू हैव दी एनर्जी तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हो. बट स्टिल आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे रहा, तो शॉर्ट है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा. तो व्हाई वी आर. इसका एक और इम्पैक्ट होगा, मैं आपको बताऊं. प्रीलिम से जस्ट पहले भी आपके मन में डाउट्स आएंगे कि हम इस बार दें या ना दें, और इस मोमेंट पे भी कई लोग आएंगे, दिसंबर में भी आएगा. लेकिन अगर इस मोमेंट पे आपने सोच लिया कि चलो मैं इस बार नहीं देता, तो मुझे खुद बताइए आप कि आपको लगता है नेक्स्ट जो 4-5 मंथ्स हैं आप अपनी पूरी एनर्जी से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे. दैट इज ह्यूमन नेचर, राइट? तो आपके दिमाग में भी यही रहना चाहिए कि मैं इस बार प्रीलिम्स दे रही हूँ एंड आई हैव टू टेक मैक्सिमम आउट ऑफ दीज क्लासेस, राइट? ओके. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पढ़ा, आर यू थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक? बिफोर राइटिंग ऑलवेज गो फॉर दैट पोर्शन. थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपको रिकलेक्शन आएगा. ट्राई टू लिंक इट विद अदर थिंग्स. और जो एक पूछा जा रहा है, बिकॉज एज आई कैन सी देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर लैंग्वेज इफ यू राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है? तो कंटेंट भी है तुम्हारे पास, लिखते नहीं आ रहा बिकॉज यू नॉट थिंकिंग इनफ. थिंक अबाउट दैट इशू. गिव हाफ एन आवर इफ इट टेक्स sometimes. And sir, if we write current affair more into our answer than the theory yes, part? नहीं, कंटेम्पररी आंसर ही होना चाहिए. थ्योरी पार्ट क्या है उसमें? स्ट्रॉ मैनेजमेंट. एक ड्रॉट पे क्वेश्चन पूछा था मैंने, ड्रॉट के बारे में तो 1 लाइन में 2 लाइन में बताया, बट करंट जो वर्ल्ड में चल रहा है ना, पूरे आंसर में वही वॉमिट कर दिया.
नहीं तो नहीं, वो जो पूछा जा रहा है वो लिखो, जो आपको मालूम है वो तो दैट इज गुड फॉर यू। ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है अगर आपने हाई प्रेशर बेल्ट और ड्रॉट को कोरिलेट नहीं किया तो। तो जो पूछा जा रहा है वही लिखना है हमें। डिमांड ऑफ क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस का पार्ट है, ऐसा नहीं कि पढ़ के समझ लेंगे, तो धीरे धीरे समझ आने लगता है। लास्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून देखो, सर। एक गुड मिनट आफ्टरनून यार, मैम। एक मिनट। जब भी आप ना कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, आंसर राइटिंग जब कर रहे हो आप लोग, तो होता है सबके साथ में ये प्रॉब्लम आती है। आपको पता है कि काफी सारे पॉइंट्स थे, आप फाइनली लिखते हो तो आपको पता लगता है कि काफी सारे मिस आउट हो गए। पहला पॉइंट आप क्या रखोगे, कैसे शुरू करोगे उसको? एक अपना जो भी जहां पे आंसर लिख रहे हो एक लाइन ड्रॉ करो, साइड में रफ आपका मार्क हो गया है, 6-7 पॉइंट जो भी आपको ध्यान में आ रहा है, बुलेट पॉइंट्स, आप उसको नोट डाउन कर लो और फिर उन सबको इनकलकेट करने की कोशिश करो। क्योंकि फाइनली ये सबके साथ हो रहा है कि आप आंसर लिखने के बाद रियलाइज कर रहे हो कि मेरे को ये पॉइंट पता था, मैं लिख नहीं पाया, और उसको उसी सीक्वेंस में अरेंज करो जिस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखने वाले हो। ऑल्दो ये टाइम टेकिंग होने वाला है, बट इट इज नॉट लाइक कि पहले दिन ही आपको 7 मिनट में 8 मिनट में अपना आंसर लिखना। अभी उसको इवॉल्व करना है, तो आराम से पहले रफ वर्क करो, उसके बाद उसको इम्पोज करो, एंड देन आफ्टर अपने टाइम को रिड्यूस करो। राइट, ठीक है, चलिए। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सर 2025 में होने वाला है। 2025 में, ठीक, गुड चल रहा है। तो सर बेसिकली सर मैं नीट में जब प्रिपेयर कर रहा था यहीं दिल्ली में सर आकाश इंस्टीट्यूट से, तो तेज सर बोलो, अभी तो 25 में एग्जाम। हाँ सर। लाउड है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आकाश में सर प्रिपरेशन कर रहा था तो वहाँ पे सर मुझे बेस नहीं मिले थे, मतलब मेरा सर 11-12 उतना अच्छा से नहीं कवर था। दैट्स वाई सर आई डिडंट क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशंस। और सर बीच में सर कोविड का कुछ ऐसा इशूज़ आ गया, तो ये सब सर एक साइंटिफिक रीज़न था। मुझे घर पे सर ऐसे और भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मिले जिनको मैंने अपना एक सिर्फ परसेप्शन बताया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें बता करके मैं कुछ जान सकता हूँ, जिन्होंने तैयारी किया हुआ है। सर मैंने उनसे पूछा कि मैं यूपीएससी के बारे में सोच रहा हूँ, ही जस्ट लाइक सर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला 50,000 सीट होते हैं नीट में, इसमें सिर्फ 100 सीट है। फासला देख रहे हो? तो मैंने सर उन लोगों को सर उतना ये सोचने का एक बहुत ऐसा तरीका है जो जगहों पर आपको मिलेगा। जब भी आप इसी एग्जाम के बारे में नहीं, जब भी आप बात कीजिएगा ना, रेलवे के भी बारे में बात कीजिएगा, तो लोग यही कहेंगे कि 10 लाख लोग भरते हैं, सीट्स इतने हैं, और ये रेशियो तो हमेशा कम रहेगा, किसी भी एग्जाम के लिए कम रहेगा। सिर्फ मैट्रिक 10+2 इसमें नहीं रहता कि भाई इतने ही लोग पास होने हैं, 5 दे रहे हैं 5 लाख, अदरवाइज कंपटीशन इसी का नाम है। तो इससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रविकेश कुमार है। सर रवि, आप क्या चाहते हो? अगर आपका और आपके फ्रेंड का सिलेक्शन होना हो तो पहले आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली सर मैं अपना सिलेक्शन तो चाहूँगा। आपका रिलेटिव कैसे चाहेगा कि आप सेलेक्ट हो जाएं? सर मैं दैट्स द पॉइंट। थैंक यू सर। उसके पास ऑप्शन नहीं है एग्जाम देने का, आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, इसके अलावा ऑप्शन क्या बचा उसके पास? एग्जैक्टली सर। तो इग्नोर दैट, अपनी प्रिपरेशन। बस इसी पॉइंट पर इग्नोर करना, ये नहीं कि सच में इग्नोर करना लगना है, संबंधों को बचा के चलना भाई। सर और ये है सर कि करंट अफेयर्स जैसे सर बहुत सारा ये हमारे सोसाइटी में है कि अभी से न्यूज़पेपर पढ़ो, ये करो वो करो। सर मेरा कॉलेज में भी अच्छा खासा अभी करिकुलम एक्टिविटीज़ में सारी चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, वहाँ पे सर मेरे अच्छे खासे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो सर क्या अभी ज़रूरी है कि मैं अभी से सर करंट अफेयर्स का उतना? करंट अफेयर्स, जैसा कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, करंट अफेयर्स को लेकर जो परसेप्शन है उसको चेंज कर दो। करंट अफेयर्स इज जनरल अवेयरनेस। आप जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए दुनिया में, देश में क्या चल रहा है। आपसे ज़्यादा अवेयरनेस आपके गांव में किसी जगह पर देखेंगे बुजुर्ग आदमी को पता है। क्यों? क्योंकि उसको हैबिट है अखबार पढ़ने की, उसको जानने की हैबिट है, ठीक है, एक रूटीन है कि वो जानना चाहता है, 4 लोगों से बात करता है। तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स वैसा नहीं है कि आप उसमें कॉन्सेप्ट और तैयारी अलग से कर रहे हैं, लेकिन ये जानना तो चाहिए ही ना कि भाई क्या हो रहा है। कल को आप जाके कहेंगे कि मैं राजपथ आया हूँ, वहाँ कोई कहे कि नहीं नहीं कर्तव्य पथ है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये जानना चाहिए, और इसके लिए अलग से दबाव नहीं लेना है, सिर्फ अखबार पढ़ने की और कुछ जो वीडियोस आते हैं उनको देखने का। जैसे सर अंकित सर का वीडियो आता है रोज सर, तो अगर सर हार्डली सर टाइम मिलता है तो वो शशांक सर का वीडियोस हो गया कुछ नए नए टॉपिक्स पे, तो सर हाँ ऐसे ही किया। तो अभी सर वो इनफ, अभी सर वो मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत पहले से देख रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत शुक्रिया कहूँगा मैं, क्योंकि भूख तो लग ही गई होगी, मतलब भूख लगने के बाद कोई आधा घंटा झेल जाए ये तो बहुत बड़ी बात होती है। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ज़ील। तो आप सबका, जितने हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोगों ने इतना टाइम निकाला। और जैसा कि मैंने कहा कि 10 जो सवाल हमने पूछे और जिनको गिफ्ट मिला, जिनको नहीं मिला वो बिल्कुल निराश ना हो, सबके लिए गिफ्ट है। जितने लोग आए हुए हैं एकदम चिंता की बात नहीं है, जाते समय आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।